तो यहाँ पर भाई स्क्वायर आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएट है एंड इंटीग्रल लग रहा है तो आई की वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रल खत्म, डिफरेंशिएट से डी क्यू अपॉन डी टी रखा। तो भाई इसे मैं अगर ढंग से लिखूं तो v इज इक्वल्स टू एल डी क्यू डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस वन अपॉन सी क्यू। अब ये इक्वेशन मेरी थर्ड बन गई इलेक्ट्रिकल में और वो इक्वेशन मेरी फर्स्ट बन गई थी मैकेनिकल में। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट द एनालॉगस क्वांटिटी ऑफ द ट्रांजिशनल मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इन दोनों को मैं कंपेयर करके उन दोनों के एनालॉजीज क्वांटिटी बता सकता हूँ। द फॉलोइंग टेबल शोज द एनालॉजी सिस्टम। अब आप सीधे सीधे देख पा रहे होंगे, एक इक्वेशन पीछे अगर मैं जाऊं देखूं तो ये इक्वेशन जो पीछे थी ये F इक्वल्स टू में थी और ये जो मेरी इक्वेशन दूसरी वाली आ रही है V इक्वल्स टू में हो गई। यानी कि मैंने फोर्स को वोल्टेज से कंपेयर कर दिया। नेक्स्ट, पहला मेरा डिफरेंशिएट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दूसरा मेरा डिफरेंशिएट यहाँ पे क्यों चार्ज की रिस्पेक्ट में हो रहा है, चार्ज की रिस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है। तो मेरा चार्ज को मैंने डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर कर दिया और सारी टर्म, जैसे मास को मैंने कंपेयर करा यहाँ पे इंडक्टर से। सेकंड, यहाँ पे बी डैम्पर कोफिशिएंट को कंपेयर करा मैंने रजिस्टर से आर से। एंड थर्ड के स्प्रिंग कोफिशिएंट को मैंने कंपेयर किया था वन अपॉन सी कैपेसिटेंस से। अब इन्हीं टर्म को अगर मैं टेबल से शो करना चाहूँ तो आप देख पा रहे होंगे, टेबल मैंने एक शो करी है ट्रांजिशनल मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो फोर्स को मैंने कंपेयर करा वोल्टेज से, मास को मैंने इंडक्टेंस से, कोएफिशिएंट को रेजिस्टेंस से, स्प्रिंग कांस्टेंट को रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस या वन अपॉन सी से, डिस्प्लेसमेंट को चार्ज से, वेलोसिटी को आई से। सिमिलरली देयर इज अ टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी। इसी प्रकार एक टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी भी होती है फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। आप बताइए इसमें कुछ दिक्कत है आप किसी को? एक सिंपल सा हमारा ये एनालॉजी हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, टॉर्क वोल्टेज में आप देख लीजिएगा इस तरीके से, सिमिलरली उसी तरीके से टॉर्क वोल्टेज में अगर इक्वेशन बनाऊंगा तो ये मेरा टॉर्क वोल्टेज एनालॉजी हो जाएगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं फोर्स करंट एनालॉजी। अब फोर्स करंट एनालॉजी में फिर से सेम डायग्राम ले लो भाई। आप देख पा रहे होंगे डायग्राम पर, फटाफट आइए डायग्राम देखिए। डायग्राम देख पा रहे हैं, एक फिक्स स्लैब है, मैंने एक डैम्पर, एक स्प्रिंग, ठीक है, एक मास कनेक्ट करा, एक फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे एक्स हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, पढ़ते हैं। इन फोर्स करंट एनालॉजी द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम आर कंपेयर्ड विद द नोडल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब हमें किससे करना है, वहां मैथ्स इक्वेशन और यहाँ नोडल इक्वेशन से हमें कंपेयर कर देना है। कंसीडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम शोन इन फॉलोइंग फिगर। दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ थ्री सोर्स, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। कैसे लगे हैं? आर इन पैरेलल, दीज इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आप क्या कर देंगे, वहां सीरीज में लगा देते हैं, यहाँ आपको पैरेलल में कनेक्ट कर देने हैं। तो ये इक्वेशन, मैकेनिकल इक्वेशन तो इजीली निकल ली जाएगी यहाँ से। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इक्वेशन है वो देखिए, हमने यहाँ पे करंट सोर्स ले लिया, उसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस, उसके साथ पैरेलल में इंडक्टर और यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल में ले लिया, जहाँ वोल्टेज कितनी है मेरी, वी। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अगर मैं यहाँ पे नोडल इक्वेशन लगाता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, आई इज इक्वल टू, फर्स्ट में करंट कितना होगा रेजिस्टेंस में, वी अपॉन आर। सेकेंड, इंडक्टेंस का करंट वन अपॉन एल इंटीग्रल वी डी टी। थर्ड, कैपेसिटेंस में करंट सी डी वी अपॉन डी टी। तो इस तरीके से मैंने नोडल इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पे मैं वी को लिख सकता हूँ डी साई अपॉन डी टी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ वी को डी साई अपॉन डी टी, यहाँ पे इंटीग्रल खत्म, वन अपॉन एल साई, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा वन अपॉन सी डेल डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखेगी, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 6 को दोबारा कंपेयर करूं तो we get the analogous quantities of the transition mechanical system to the electrical system। अब ये टेबल जो मैं अगर शो कर रहा हूँ वो मुझे दिखाएगी कि क्या कंपेयर कर रहे हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं। सेम इक्वेशन मैंने यहाँ पे फोर्स की जगह यहाँ पे मैं करंट ले रहा हूँ, फोर्स की जगह यहाँ पे मेरे को करंट मिल रहा है, ठीक है। मास की जगह कैपेसिटेंस मिल रहा है, ठीक है।
डैम्पर की जगह 1/r मिल रहा है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और के की जगह 1/l मिल रहा है स्प्रिंग कोएफिशिएंट की जगह रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस। ऐसे हम टेबल से दिखा देते हैं एक बार। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है। फोर्स को करंट बोल दिया है, मास को कैपेसिटेंस बोल दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को 1/r रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस बोल दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट को रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस बोल दिया है, डिस्प्लेसमेंट को मैग्नेटिक फ्लक्स साइन बोल दिया है, और वेलोसिटी को वोल्टेज बोल दिया है। सिमिलरली देयर इज अ टॉर्क करंट एनालॉजी, इसी प्रकार एक टॉर्क करंट एनालॉजी भी होती है फॉर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। लेट अस नाउ डिस्कस द एनालॉजी, या फिर उसके बाद हम टॉर्क भी डिस्कस कर सकते हैं सिमिलरली। ये देखिए, ठीक। अब एक, ये तो आपको समझ में आ रहा हो ना। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम कन्वर्जन एग्जांपल। भाई अगर मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। तो सबसे पहले, नाउ दैट कोरिलेशन बिटवीन नाउ दैट कोरिलेशन बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम हैव बीन मेड, converting system with a single set of translational, rotational or RLC element is pretty straightforward. Okay. However, when the system have multiple set of element, a few additional analogies have to be taken into consideration. छोटी छोटी सी बात क्या रखनी है। Similarly to how to element in series and electrical have the same current flowing through them, in mechanical system, elements same velocity are considered to be series. Each mass block in nodal mechanical correspond to the closed loop and electrical system. Element connected between two masses in mechanical correspond to the element common between two masses of electrical system. Let us consider following mass block diagram. अब ये एनालॉजी जो मैंने पढ़ी है, ये आपको ऐसा समझ में नहीं आनी कि एक बार इसका लिए एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से एक एक लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, एक मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना है और ये देखना है कि किस एलिमेंट को किस तरीके से इलेक्ट्रिकल में हमें फिट करना है। ठीक है, सीरीज में करना है, पैरेलल में करना है, बस ये चीज सीखनी है, बहुत सिंपल है, इतना कोई टफ लॉजिक इसमें है नहीं। बड़े ध्यान से देखिएगा। एक आपको सिस्टम दिया गया है ऊपर, ये ऊपर वाला सिस्टम, ये आपको देख पा रहे होंगे, ये आपका सिस्टम मैकेनिकल है, दिख रहा है, ब्लॉक रखे हैं, कुछ स्प्रिंग लग रही है, डैम्पर, फ्रिक्शन नीचे की साइड है ना ब्लॉक के नीचे। ठीक है, फ्रिक्शन वाला। तो एक K1 है, उसके साथ फर्स्ट ब्लॉक है M1, फिर नीचे दे रखा है फ्रिक्शन, फिर K12 है जो दोनों ब्लॉक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर M2 है, फिर K2 है जो सिंगल ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, और V2 इसके नीचे है। तो द टू मास ब्लॉक्स इम्प्लाई इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम मस्ट हैव टू क्लोज लूप। दो मास है तो दो लूप बनने हैं भाई। ठीक है, दो मास है तो दो लूप बनने हैं। तो मैं कौन सा लूँ, FV, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी बनाने की कोशिश करूँ। तो एंड द स्प्रिंग K12 कन्वर्ट इन द कॉमन कैपेसिटर, और जो K12 है वो दोनों के लिए है तो वो कॉमन कैपेसिटर होगा बिटवीन टू लूप्स। ठीक है, अब सिंपल सी कहानी है, दो लूप बनाने हैं, बना दो भाई। पहले सबसे पहले दो लूप बना दिए इस तरीके से, ये दो लूप, फर्स्ट की वोल्टेज V1, सेकंड वोल्टेज V2। ठीक है, मास कन्वर्ट, ठीक है, वोल्टेज V1 V2, इधर का फोर्स जो भी होगा, इधर करंट हो गई I1, इधर करंट हो गई I2। अब बात कर लेते हैं स्प्रिंग। भाई स्प्रिंग को हमने नाम दे दिया C, कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर L, L हमारा हो गया इंडक्टेंस, और एक मास, वो सॉरी, मास हो गया, K1 हो गया, और एक रेजिस्टेंस R। और K12 जो दोनों में कॉमन है वो हमारा बीच में आ गया, और इधर से L2 और कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस हो गया। ये इतना सा हमको काम करना है, जो दोनों के बीच में कॉमन था वो दोनों के बीच में कॉमन हो गया, फोर्स वोल्टेज एनर्जी आपने बना दी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, दोनों के बीच में कॉमन क्या था, K12।
के क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग को कैपेसिटेंस से दिखाना है हमें, दोनों का कॉमन ये आ गया। इधर तीन टर्मिनल के एम बी, ये आ गया हमारा तीनों चीज, आर एल सी, ऐसे सेम के एम बी इधर भी है, इधर भी आ गया तीनों चीज। देखिए एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द एनालॉजी इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर द सोन बिगन एफ वी और एफ एनर्जी। दो एनालॉजी बनानी है, बड़े बड़े ध्यान से देखिए। एफ वी एनालॉजी बनाना बड़ा इजी है। एक स्प्रिंग है, फिर एक मास है, फिर स्प्रिंग और डैम्पर दो चीज लगे हैं, फिर मास है, फिर डैम्पर है, फिर एक मास है, और फिर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तीन डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, x1 x2 और x3। एक एक करके बड़े ध्यान से देखिएगा। ये डायग्राम मैंने दोबारा ले लिया इधर। तो फोर्स वोल्टेज एनर्जी की बात कर ले, तो एक मास है, नीचे एक ही फोर्स है एफ, वोल्टेज आ गया वी। अब सबसे पहले इस पे एक मास लगा हुआ है, ठीक है, और जो ये एक्स है ये मेरे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करंट। तो एक लूप में एक करंट, ठीक है, केवल क्या जुड़ा हुआ है, एम, ये रहा एम जो मेरा इंडक्टेंस में चेंज हो गया, ओके। एम मेरा मास, मेरा इंडक्टेंस में चेंज हो गया। फिर उसके बाद जो ये बी है, दो एम के बीच में है, इनकी दो लूप में जोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू भी आ रहा है। तो दूसरे लूप में मेरा क्या आ गया, ये डैम्पर कोफिशिएंट बी, तो डैम्पर कोफिशिएंट को मैंने रेजिस्टेंस आर कह दिया, ये रहा इस तरीके से। दो के बीच में कनेक्शन है इसका, ठीक है। यहाँ मेरा एम टू आ गया, दूसरा वाला मास, ठीक है। यहाँ पे आई टू हो गया, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने देखा के वन और बी टू, के वन और बी टू दो चीज हैं जो एम टू और एम थ्री के बीच में जुड़े हैं। तो एम टू और एम थ्री के बीच में जुड़े हैं, तो भैया एम थ्री तीसरा ले लिया मैंने, एल थ्री, ठीक है। और यहाँ पे के वन और बी टू जुड़े हैं, तो ये रहा के वन और बी टू। तो के वन को मैंने नाम दे दिया सी, और बी टू मेरा आर, और लास्ट में मेरा एक के टू जुड़ा हुआ है जो बस किसी जुड़ा है एम थ्री से, वो मैं लास्ट मेरा इस तरीके से यहाँ आ गया। तो ये एनालॉजी आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। अब एफ आई एनालॉजी अगर आपको बनानी है, तो जो चीज आपको यहाँ पे पैरेलल में लगा रखी है एफ में, उन्हें आप सीरीज में कर दीजिए। जो चीज एफ में सीरीज में लगी हुई है उसे पैरेलल में कर दीजिए एफ आई एनालॉजी के लिए। जब वोल्टेज है आपने करंट बना दिया, ये यहाँ पर इंडक्टेंस था, इसे कैपेसिटेंस में चेंज कर दिया, सीरीज में था पैरेलल में हो गया। ये पैरेलल में था, इसे सीरीज में कर दिया, ठीक है। ये सीरीज में था, इसे पैरेलल में कैपेसिटेंस में चेंज कर दिया आई के लिए, ठीक है। ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को पैरेलल में कर दिया। ये दोनों सीरीज में थे, इन दोनों को पैरेलल में कर दिया, इंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस। तो इस तरीके से एफ वी एनालॉजी बनाना इजी है, उसे आप चेंज कर देना बाद में एफ आई एनालॉजी में। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन देखने को पेपर के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कभी कभी, सेंसर्स एंड एनकोडर्स इन कंट्रोल सिस्टम। तो अगर मैं इसकी बात करूं, व्हाट इज सेंसर, सेंसर क्या होता है, सेंस करने वाले एलिमेंट्स। एनकोडर्स क्या होते हैं, एनकोड करने वाले एलिमेंट्स। तो सेंसर एंड एनकोडर्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज्ड इन मॉनिटर द परफॉर्मेंस फॉर द फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए हमने इसमें यूज कर रखे हैं। इन दिस सेक्शन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द सेंसर एंड एनकोडर्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम इज डिस्क्राइब, ठीक है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर हमें थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। तो डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, पोटेंशियोमीटर आपको दिखा रखा है। एक्चुअल डायग्राम पोटेंशियोमीटर ये होता है इस तरीके से, रेजिस्टेंस और एरो के साथ। तो छोटी सी एक पोटेंशियोमीटर के बारे में बात जान लेते हैं। क्या है, पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज होता है और कुछ नहीं है क्या। एक छोटी सी बात जान ली, द पोटेंशियोमीटर इज एन इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर द ईएमएफ, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ गिवन सेल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है, एंड आल्सो इट इज यूज टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ डिफरेंट सेल, ठीक है। तीन चीज आ गई, ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं किसी सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं किसी सेल का, और दो सेलों के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। इट कैन आल्सो यूज एज अ वेरिएबल रजिस्टर इन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। बहुत चीजें हम क्या यूज कर रहे हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह भी
यूज कर रहे हैं, किसे, पोटेंशियोमीटर को। तभी तो इसका आप देख पा रहे हैं सिंबल इस तरीके से दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। So these potentiometers are used in huge quantities in the manufacture of electronic equipment that provide a way of adjusting electronic circuit so that the correct output of obtain. तो ठीक है, although their most obvious use must be for volume control, radios and other electric equipment used for audio. बहुत जगह इसकी वेराइटीज यूज हो रही है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, एक फिक्स्ड होता है, 2 वेरिएबल होते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल। डायग्राम में देखिए, एक नॉन वोल्टेज लगी होती है, एक रियोस्टेट लगा होता है, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अमीटर लगा हुआ है, एक 1 मीटर या उससे ज्यादा लेंथ का वायर लगा होता है, ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, जिस सेल का ईएमएफ फाइंड करना वो इस जगह लगाना है, और एक जोकी से इस तार पे ये अटैच हुआ है। जोकी जानते हैं हम, जिसे हम इस तार पर स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका बेसिक सा प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। द पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेजिस्टिव वायर एल, ठीक है, एक लॉन्ग रेजिस्टिव वायर एल है, इतना बड़ा आपको दिख रहा होगा, मेड ऑफ ऑफ मैग्नम और विद कंस्टेंट एंड अ बैटरी नॉन ईएमएफ, एक बैटरी लगी होती है जिसका ईएमएफ हमें नॉन होता है। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज अ डिवाइडर सेल वोल्टेज, ठीक है। कनेक्ट टू एंड ऑफ द रेजिस्टिव वायर एल, दोनों एंड से हम कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, शोन इन फ्लो फिगर। लेट अस assume this is primary circuit arrangement, primary circuit arrangement है। one terminal of another cell whose EMF E is to be measured is at one end of the primary circuit and another end of the cell is connected to the end point of the resistive wire through a galvanometer G, ठीक है। अब क्या होता है, इतने हिस्से को, ऊपर वाले इतने हिस्से को हम प्राइमरी सर्किट बोल देते हैं, इतने हिस्से को प्राइमरी सर्किट, और ये नीचे वाले हिस्से को सेकेंडरी। तो इसका, जिस सेल का हमें EMF फाइंड करना है, इसका एक टर्मिनल तो हम यहाँ से जोड़ देते हैं इस जगह से बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलोमीटर, और सेकंड इस रजिस्टिव वायर से, ठीक है, जो की द्वारा। नाउ लेट अस अज्यूम दिस अरेंजमेंट इज सेकेंडरी सर्किट, द अरेंजमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर इज शोन इन फिगर। अब क्या होता है इसमें, एक छोटी सी बात याद रखनी है, यहाँ पे हम लगाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ तो इजीली मैं यहाँ से फाइंड कर पाता हूँ ईएमएफ। अब क्या होता है, जितनी लेंथ होती है उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर। तो जब तक कि गैल्वेनोमीटर में नल मुझे नहीं दिखा देगा, मैं उस स्लाइड वायर पे स्लाइड करता रहूंगा, और जहां मुझे नल दिखा देगा वहां मेरी व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, और उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक्चुअल में उसका रेजिस्टेंस या फिर ईएमएफ फाइंड कर पाऊंगा। तो बात करते हैं फिर आज के लास्ट टॉपिक का। आज का लास्ट टॉपिक हमारा है, ये देख रही है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर या डीसी मोटर, ठीक है। तो देखिए, द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वेरिंग द वोल्टेज अप्लाइड टू द आर्मेचर ऑफ अ डीसी मोटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द वेरिंग द अप्लाइड voltage to the armature of DC मोटर। मैं डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं उस पर लगाई गई अप्लाइड वोल्टेज पर, जो उसकी आर्मेचर को दी गई। A separately excited DC motor with variable armature voltage finds application in drive motor in variable drive. The variable armature voltage is provided by the phase control rectifier। ठीक है, जो वेरिएबल आर्मेचर वोल्टेज है वो कौन दे पा रहा है, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर दे पा रहा है।
एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आर्मेचर कंट्रोल डीसी मोटर इज शोन इन फिगर। आप फिगर देख पा रहे होंगे। एक फिगर में एक मोटर बनाई हुई है, ठीक है। ये हमारा फील्ड, ये हमारा आर्मेचर। तो आर्मेचर ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर ए, करंट आर बी, और बैक ईएमएफ ई बी, टॉर्क टी, इससे लोड लगा हुआ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे, फ्रीक्वेंसी एफ, और ये बीच में दिखा रखा आपको ये फील्ड करंट आई एफ, ठीक है। सेपरेटली एक्साइटेड वाली कहानी है। तो ये आपको दिखाई गई है। चलिए अब मैं इसमें बता देता हूँ क्या क्या। बड़ी सिंपल सिंपल सी कहानी रहेगी, ज्यादा टफ नहीं रहेगी। फाई इज एयर गैप फ्लक्स, ओके। आई इज आर्मेचर करंट, ओके। ये कांस्टेंट है। तो neglecting the effect of saturation and armature reaction, we have the air gap flux proportional to the current field। जो एयर गैप फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फील्ड करंट के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, और प्रोपोर्शनल का साइन कांस्टेंट मेरा के एफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, जो मेरा, बिकॉज आई एफ इज कॉन्स्टेंट, टॉर्क डब्ल्यू इज गिवन बाय। अब आई एफ अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो जो मेरा टॉर्क होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? जो मेरा टॉर्क हो जाएगा वो मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर्मेचर करंट के। तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए, कॉन्स्टेंट निकल के आ जाएगा यहाँ पे के, वेयर के टी इज द मोटर कॉन्स्टेंट, ठीक है। द आर्मेचर वोल्टेज ई ए सप्लाई टू द थायरिस्टर कन्वर्टर, द आर्मेचर सर्किट इज गिवन बाय। अगर मैं आर्मेचर वोल्टेज की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो कितनी निकल के आएगी भाई? ई ए इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस एल ए डी आई अपॉन डी टी, और बैक ई एम एफ ई बी, ठीक है। तो तीन इक्वेशन है। पहली, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? फील्ड करंट के। और टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? आर्मेचर करंट के। और जो एक हमारी इक्वेशन थी किसकी? ईएमएफ की, है ना, आर्मेचर ईएमएफ की, ई ए इक्वल्स टू आई ए आर ए एल डी आई अपॉन डी टी और ई बी। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, अगर मैं लिखना चाहूं कि जो मेरा ईबी है वो रोटेशनल बैक ईएमएफ इंड्यूस इन आर्मेचर एंड प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ फ्लक्स, द फ्लक्स ऑफ मोटर कांस्टेंट, देयरफॉर द डायनेमिक इक्वेशन ऑफ द मोटर इज गिवन बाय द बैलेंस कंडीशन इज रिक्वायर्ड बाय। तो मैंने यहाँ लिखा जे ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी प्लस एफ ओमेगा और के आई अपॉन ए, एक अगली इक्वेशन। अब मैं लिख रहा हूं, मैंने ये इक्वेशन बना ली। इनिशियल कंडीशन सबका लाप्लास ले लेते हैं क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन कहता है लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, सबका लाप्लास ले लिया, जो मेरी पहली इक्वेशन थी ई एस अपॉन आई ए आर एस, एस एल ए अपॉन आई एस ई बी, इनका सबका लाप्लास मैंने ले लिया। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैंने से चेंज कर लिया इक्वेशन को, जो मेरी ई वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ये वाली जो पीछे निकाली थी, ठीक है। और जो मेरा ई है बैक ईएमएफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के। तो ईबी को मैंने के ओमेगा एस लिख लिया, और ये वाली इक्वेशन का लाप्लास मैंने ये ले लिया, जे ओमेगा एस एफ ओमेगा एस के एस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, मुझे निकालना है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इनपुट तो मुझे पता है, ई ए मेरा इनपुट है। आउटपुट मेरा क्या है? आउटपुट मेरा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे शाफ्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? थीटा। अब थीटा ओमेगा से निकल सकता है, तो ओमेगा भी मैं ले लूंगा, तो मेरा आउटपुट ओमेगा भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे करा टेकिंग ई ए एज इनपुट और ओमेगा एस एज आउटपुट, मैंने ये ले लिया। द ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एस अपॉन ई एस मुझे निकालना है। तो मैं कैसे ऑपरेट कर सकता हूँ? मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया भाई, ओमेगा एस अपॉन ई एस। अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी इक्वेशन निकलता है के एफ अपॉन एल ए जे एस स्क्वायर प्लस एल ए एफ प्लस आर ए जे एस प्लस आर ए एफ प्लस के टी के। इस तरीके से मेरे ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ सकता है। अब मैं इन सबकी अलग अलग चारों इक्वेशन की, तीन इक्वेशन की अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन बना के दिखाना चाहूँ तो मैं भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये शॉर्ट करके सबके अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन में दिखा सकता हूँ। सीधा आप आइए,
ए रहा, ठीक है। ई ए और थीटा में मैंने ट्रांसफर फंक्शन दिखा दिया। वी ए टी डी टी एल में मैंने ट्रांसफर फंक्शन दिखा दिया, एंड ओवरऑल लास्ट मेरा ट्रांसफर फंक्शन है वो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको इतना नहीं जाना है, लास्ट वाला ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले आपको ये जो मेरा लास्ट निकल का है ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन का आंसर बन जा रहा है। यहाँ तक ऐसे आपको करके आना है ट्रांसफर फंक्शन के लिए। ओके क्लास, इससे ज्यादा आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। लास्ट मेरा इजी क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन मैंने निकाल के दिखा दिया, 3 इक्वेशन बनी थी, वे निकालने के बाद ट्रांसफर फंक्शन मेरा ये हो गया। और उसके बाद मैं जाऊंगा अपने इस लास्ट डायग्राम पे जो कि मेरा ट्रांसफर फंक्शन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन दिखा रहा है ये। तो ये था आज का आपका लेक्चर, जिसमें आज हमने अपना ये पार्ट बी कंप्लीट करा है। सो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।